Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter 5th चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था वेरिएशन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, और वेरिएशन कितने टाइप का होता है वो, और वेरिएशंस के कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हमने पढ़ा जर्मिनल वेरिएशन में, और हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल एक्वायर्ड वेरिएशन पढ़े थे इन्वायरमेंटल बेसिस पे, लाइट के बेसिस पे, और उसके बाद थोड़ा बहुत आइडिया हमने ले लिया था मेंडल की लाइफ के बारे में, ठीक है। और हमने पढ़ा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया मेंडल को, और 1900 में मेंडल का जो वर्क था उसकी रीडिस्कवरी की गई थी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या थी, ठीक है। या अच्छा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट प्लांट कौन सा लिया था और क्या क्या स्पेशलिटी उस प्लांट की थी। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट। तो मेंडल का जो वर्क था वो किसने किया था? गार्डन पी में, ठीक है। मेंडल ने अपना जो वर्क किया था वो गार्डन पी यानी कि जो मटर होता है ना उसमें किया था, जो कि एडेबल प्लांट होता है, ठीक है। एडेबल पी जो होता है उस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, अपने गार्डन में लगा लिया था। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि गार्डन पी ही क्यों? कोई और भी तो सेलेक्ट कर सकते थे मेंडल, किसी और प्लांट का भी तो चूज कर सकते थे, किसी और प्लांट को भी चूज कर सकते थे। तो कुछ रीजंस उनके थे जिस वजह से उन्होंने पी को चूज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब देखिए रीजन ये थे कि जो गार्डन पी था ना वो अलग था, मतलब थोड़ा सा अलग था, और उसमें जो गार्डन पी वर फाउंड टू डिफर इन सर्टेन डेफिनेट एंड इजीली डिटेक्टेबल ट्रेट। तो इजीली डिटेक्टेबल ट्रेट्स उसमें थे गार्डन पी में, और थोड़ा सा अलग था वो कुछ डेफिनेट कैरेक्टर्स में। देखते हैं कैसे कैसे अलग था। तो देखिए कुछ प्लांट ऐसे थे जो पी प्लांट के वो टॉल थे, ठीक है, और जो कि क्लाइंबिंग थे, टॉल और क्लाइंबिंग थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो कि शॉर्ट थे और बसी थे, ठीक है। मतलब कि कुछ प्लांट तो ऐसे थे जो कि क्लाइंबर थे और लंबे लंबे प्लांट थे, और कुछ ऐसे थे जो कि छोटे थे। तो वहां से मेंडल को आइडिया आया कि ऐसा पी में क्या होता है जो कि कुछ प्लांट बड़े और क्लाइंबर होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। और कुछ, अब देखिए इसमें कुछ ऐसा था, कुछ किसी में कलर थे, सम हैड कलर्ड फ्लावर, सम वाइट, किसी में तो कलरफुल था, और नॉर्मली जो कलरफुल नहीं होता है उसे वाइट कह दिया जाता है, या वाइट उसे कह दिया जाता है। तो कुछ वाइट थे, किसी के राउंड सीड थे, किसी के रिंकल सीड थे। तो मेंडल ने 7 अलग अलग कैरेक्टर पी प्लांट में देखे, मींस कि पी की जो वैरायटी है उसमें 7 अलग अलग कैरेक्टर्स मेंडल ने देखे, और जो ट्रेट थे वो हमेशा 2 अपोजिट कंडीशन में थे, एक तो डोमिनेंट था, दूसरा रेसेसिव था, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं हम लोग, पहले सारे जो डोमिनेंट, रेसेसिव, एलील, जीन जो भी आएगा पहले उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल प्लांट गार्डन पी क्यों लिया। तो गार्डन पी लेने का रीजन ये कि मेंडल ने कुछ अलग अलग कैरेक्टर उसमें देखे, कुछ डिटेक्टेबल ट्रेट, मतलब इजीली जो डिटेक्ट हो जा रहे थे वो ट्रेट मेंडल ने पी प्लांट में देखा। मेंडल ने कहा कि कुछ जो सीड हैं वो राउंड हैं, कुछ रिंकल्ड हैं, कुछ कलरफुल फ्लावर उसमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाइट दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े पी प्लांट दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोटे। ये मतलब कि ये इसमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी, इसमें किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी देखने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, अब देखिए जो जेनेटिक्स में यूज किया जाता है एक टर्म कैरेक्टर यूज किया जाता है हेरिटेबल फीचर्स के लिए, जैसे कि फ्लावर कलर हो गया, इसको हम एक कैरेक्टर बोल देंगे, ठीक है। हेरिटेबल फीचर है ना, कैरेक्टर उसको नाम दे देंगे, कलर के लिए, शेप के लिए, साइज के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे को दूसरा रीजन क्या था मेंडल के इसे चूज करने का? रीजन ये था कि जो ट्रेट था हर एक ईच काइंड ऑफ पी प्लांट वर प्रिजर्व इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब कि जो ट्रेट था वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता ही जा रहा था, वो चला ही जा रहा था।
और मेंडल ने देखा कि जो पी प्लांट है ना, पी प्लांट का नॉर्मली उन्होंने देखा शॉर्ट लाइफ साइकिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शॉर्ट लाइफ साइकिल है। मीन्स कि अगर किसी चीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उसकी लाइफ साइकिल बड़ी होगी, अगर 40 साल 50 साल लाइफ साइकिल वाले को अगर हम ले लेते, मेंडल ले लेते, तो कभी भी उनका वर्क कंप्लीट नहीं होता। जरूरी नहीं अगर 50 साल एक जनरेशन के लिए रुको, 50 साल नेक्स्ट जनरेशन के लिए रुकने के लिए, तो हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वही नहीं रहे ना। तो मेंडल ने देखा कि जो पी प्लांट है ना, उसमें सबसे अच्छा ये है कि वो शॉर्ट लाइफ साइकिल है, उसकी छोटी सी थोड़े से टाइम पे जनरेट हो जा रहा है, बन जाता है और फिर खत्म हो जाता है। तो जो जनरेशन सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडी विद इन अ शॉर्ट पीरियड, तो बहुत सारी जनरेशन को एक शॉर्ट पीरियड में वो स्टडी उनकी कर सकते थे। मतलब 6-7 जनरेशन की लगभग 2-3 साल में वो स्टडी कर लेते। ठीक है। दूसरा, पी जो थे सेल्फ पॉलिनेटेड थे, सेल्फ पॉलिनेटेड और कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो। तो ये नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड तो थे और हम इसे क्रॉस पॉलिनेटेड भी इनको करवा सकते थे। और साथ ही साथ जो पी प्लांट जो है नॉर्मली बाइसेक्सुअल देखा गया, बाइसेक्सुअल होता है और कैलिस्ट्रोगैमस फ्लावर इसके पास होते हैं और अवेलेबल है लार्ज स्केल में। पी को इजीली हम रेज करवा सकते हैं, इनकी मेंटेनेंस इजी होती है, हैंडलिंग इनकी इजी होती है पी प्लांट की। और साथ ही साथ इनमें मेंडल ने मैं यहाँ पे मेंडल के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी वो इजीली करवा सकते थे। तो बहुत सारे रीजंस थे पी प्लांट को लेने के इसमें। तो उसके लिए मेंडल ने ना, हम देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से, अब देखिए इसके लिए मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेंडल ने 7 ट्रेट्स का चूज किया। ठीक है, 7 ट्रेट्स को उसने चूज किया मेंडल ने कि क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं कौन सी लिस्ट थी। तो आपको एक टेबल उसके लिए बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक जगह तो लिख लेते हैं कैरेक्टर। 7 ट्रेड्स लिए थे। ठीक है, मेंडल ने कितने ट्रेड्स लिए थे? 7 ट्रेड्स को चूज किया था, या 7 ट्रेड्स मेंडल ने लिए थे। कैरेक्टर और दूसरा था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। उस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड में 2 चीजें थी, एक तो था डोमिनेंस, डोमिनेंट, और दूसरा था रेसेसिव। अभी हम डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर, और यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर था मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने देखा स्टेम की हाइट कितनी है, स्टेम हाइट। डोमिनेंट या क्या हो सकता है, प्लांट या टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। तो हमेशा डोमिनेंट का मीन होता है जो कि दूसरे के इफेक्ट को छुपा दे। अभी हम डिटेल में इसका पढ़ेंगे। डोमिनेंट और रेसेसिव 2 ट्रेट होते हैं। डोमिनेंट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो दूसरे के कैरेक्टर को छुपा देगा, यानी कि हाइट क्या हो सकती है, टॉल हो सकता है और शॉर्ट हो सकता है ना। तो 2 टाइप के जीन होते हैं, टॉल वाले जीन और शॉर्ट वाले जीन। तो टॉल वाला जीन क्या करता है, शॉर्ट वाले जीन के इफेक्ट को छुपा देता है और जो जनरेशन होती है वो टॉल आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि डोमिनेंट वो हुआ जो खुद को शो करेगा। तो यहाँ पे टॉल वाला खुद को शो करता है, टॉल हमेशा डोमिनेंट होता है ओवर शॉर्ट। ठीक है, तो एक कैरेक्टर ये था। दूसरा कैरेक्टर लिया था फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर उन्होंने देखा कि एक तो वॉयलेट था, दूसरा वाइट। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर जो उन्होंने देखा, थर्ड जिसमें उन्होंने स्टडी करी, वो थी फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर या फ्लावर पोजीशन। ठीक है, तो वो या एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। उन्होंने कहा एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, और फोर्थ उन्होंने कहा पॉट शेप। ठीक है, पॉट शेप या पॉट शेप। पॉट शेप में इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। फिफ्थ जो कैरेक्टर था उनका वो था पॉट कलर, पॉट कलर। तो पॉट कलर या तो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। ठीक है, अभी सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रीन एंड येलो। ये तो हम 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, हमने 10th में भी किया था। और 6th कैरेक्टर उनका था शीट शेप। शीट का शेप क्या क्या हो सकता है? शीट का शेप उन्होंने देखा कि या राउंड या येलो, सॉरी राउंड और रिंकर्ड। नेक्स्ट 7th और लास्ट ट्रेड जो उन्होंने देखा था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो मेंडल ने जो स्टडी करी थी, 7 ट्रेड, वो था सीट कलर।
सीड कलर के लिए उन्होंने कहा कि या तो सीड कलर येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो ये 7 ट्रेड मेंडल ने लिए थे, जहां पे इन ट्रेड्स के बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट अभी तक भी हम उनके यूज करते हैं, और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने स्टेम की हाइट के बेसिस पे बात करी, फ्लावर के कलर के बेसिस पे, फ्लावर की पोजिशन के बेसिस पे, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर के बेसिस पे बात करी, और उन्होंने बताया कि कैसे कोई डोमिनेंट होता है, कैसे कोई रेसेसिव होता है, जीन क्या होती है। जीन के उन्होंने उस टाइम पे फैक्टर कहा था, क्योंकि मेंडल को नहीं पता था कि जीन नाम की भी कोई चीज है। उन्होंने कहा था कि कुछ फैक्टर हैं फ्लावर में जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को लेके जाते हैं, और अब हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, उन फैक्टर्स को। मेंडल ने जिन्हें फैक्टर्स कहा था उन्हें अब हम जीन के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, या कुछ वर्ड्स को हम जान लेते हैं हमारे आगे लॉज पढ़ने से पहले, या मेंडल के ऑब्जर्वेशंस को देखने से पहले उन्होंने क्या देखा था। तो हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, उन टर्म्स की स्टडी करते हैं। टर्म्स की स्टडी करने के बाद हम इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे, इजीली हम पढ़ पाएंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, जेनेटिक वोकेबुलरी, ठीक है। तो जेनेटिक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीन से, ठीक है। जीन क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जीन और एलील्स, आपको लोकस, डोमिनेंट, रेसेसिव, वाइल्ड, म्यूटेंट, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये टर्म पूरे चैप्टर में मिलेंगे। तो सबसे पहले इन टर्म्स की स्टडी कर लेते हैं। तो जीन क्या होते हैं, अ जीन में बी डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जीन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए कहाँ से ये लिए जाते हैं, पेरेंट से, पेरेंट के गैमेट से लिए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं। जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं ना, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर, कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमेशा जीन जो होते हैं हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही एलील्स भी होते हैं। एलील्स भी जैसे कि आपने किसी हाइट के बेसिस पे किसी का जीन आप डिफाइन कर रहे हैं। हाइट क्या हो सकती है, या टॉल होगी, दो ही टाइप की हाइट होती है, कोई भी इंटरमीडिएट हाइट नहीं होती। आप किसी को या लंबा बोलेंगे या छोटा बोलेंगे, ठीक है। टॉल एंड शॉर्ट दो टाइप की हाइट होती है। तो टॉल के लिए जो जीन होता है कैपिटल टी, और शॉर्ट के लिए जो जीन हम इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल टी करते हैं। बट जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो इसलिए कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर शॉर्ट। तो जो प्योर टॉल होगा उसकी बॉडी में कैपिटल टी जीन होगा, और जो प्योर शॉर्ट होगा उसकी बॉडी में स्मॉल टी जीन होगा, ठीक है। तो जीन हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है कि जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। कभी भी आप सिंगल टी या सिंगल कैपिटल टी और सिंगल स्मॉल टी का आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा पेयर्स में कैपिटल टी और स्मॉल टी का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लीनियर सेगमेंट, जीन्स क्या होते हैं, लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, और इन्हीं को मेंडल ने फैक्टर कहा था, फैक्टर नेम मेंडल ने इनको दिया था, ठीक है। तो सिंबल क्या हो गए, सिंबल डिटरमाइन करने के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को। तो जैसे हमने हाइट के लिए बोल दिया, तो हाइट के लिए क्या हो गया, कैपिटल टी, और दूसरा शॉर्ट के लिए स्मॉल टी। अब देखिए एक कैरेक्टर आपको यहाँ पे और दिखेगा, कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर, ये तीनों के तीनों, और जब भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा पेयर में ही पढ़ेंगे। ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, और ये भी पेयर में। अब इसका क्या मीनिंग है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस आपको इतना समझना है कि जीन क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा एक टर्म और आता है एलिलोमॉर्फ, और इनको कहा जाता है एलील्स, ओके। तो ये क्या होते हैं, इनको जैसे हमने दो जीन, जैसे हमने पढ़ा ना, ये नोट करने वाली बात ये है कि जैसे हमने दो जीन पढ़े, हर एक कैरेक्टर के लिए हमने पढ़ा कि दो जीन होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं टॉल, यानी कि टॉल हाइट को कंट्रोल करने वाले दो जीन है टी। ऐसे शॉर्ट के लिए कौन है, टी है ना। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग
ट्रेट हैं जो कि उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यानी कि जो कैरेक्टर ऑफ साइज हैज 2 जीन, वन रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड अदर वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टनेस या ड्वार्फनेस के लिए। तो एक पेयर जीन का वो पेयर जो कि कंट्रोल कर रहा है, मतलब जीन और एलील में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जीन का वो पेयर जो किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, जो किसी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है सेम कैरेक्टर को, उसे उसके लोकी में प्रेजेंट होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं एलील्स। तो एग्जाम्पल जैसे कि जीन टी और टी किस चीज के लिए है, हाइट के लिए है ना, टॉलनेस और ड्वार्फनेस के लिए है। आर एलील्स फॉर हाइट इन गार्डन पी, ठीक हो गया। और नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये इसके क्या हो गए, एलील हो गए। मतलब कि जीन तो क्या हो गई, यूनिट ऑफ हेरिटेंस, आपने ऐसे दिखा दिया, और यही क्या होंगे, हमारे एलील्स भी होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो क्या होता है, अ पेयर ऑफ जीन दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर एंड हैव द सेम लोकी, सेम साइट उनके पास प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम में, उसे हम एलिलोमॉर्फ कह देते हैं, ठीक है। और अब देखो अच्छा अभी पढ़ते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी हम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको बार बार मिलने वाला है, जीन भी आपको बार बार मिलेगा, और एक और चीज आपको जो बार बार इस चैप्टर में मिलेगी, वो थर्ड वोकेबरी हमारी है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील, ठीक है। और जीन जो भी आप कहते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील और जीन। अब देखिए, जब भी दो जीन या एलिलोमॉर्फिक जीन आपस में किसी को एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डोमिनेंट और रेसेसिव आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है हमारा। अब देखिए कैसे करते हैं। तो जब भी दो एलिलोमॉर्फिक जीन, यानी कि ऐसे जीन जैसे ये जीन है, ठीक है, जब भी दो कोई भी जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स ऑफ अ कैरेक्टर कम टुगेदर, एक साथ आएंगे किसी भी इंडिविजुअल में, तो उसमें क्या होता है ना, एक ऐसा होता है, एक एलील ऐसा होता है जो खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर लेता है, और दूसरा एलील ऐसा होता है जो खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पा रहा है वो रेसेसिव। आई नो आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो चलिए इसको थोड़ा सा ईजी हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, हाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हाइट जैसे कि आपने देखा, जैसे हाइट के बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, आपने क्या बोला, टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट, हमने कहा कि दो हाइट है। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। हम मानते हैं कि एक पेरेंट के पास कैपिटल टी कैरेक्टर थे, मतलब कि ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, ठीक है। फीमेल पेरेंट हाइट में छोटी है और मेल पेरेंट जो है हाइट में बड़ी है, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आप इजीली समझ रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा, एक ही कैरेक्टर तो आना है। हमें पता है कि इन दोनों में से एक ही कैरेक्टर आएगा मेल का, इसमें से तो टी ही आएगा, कैपिटल टी ही आएगा, और यहाँ भी दोनों स्मॉल टी है तो एक स्मॉल टी ही आएगा, है ना। तो ये आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे को कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए जाना जाता है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए जाना जाता है। तो अब यहाँ पे जो खुद को एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे जो खुद को एक्सप्रेस करेगा वो होगा कैपिटल टी। ये कैपिटल टी, अब देखिए हालांकि 50% कैपिटल टी है, 50% स्मॉल टी है, लेकिन डोमिनेंट और रेसेसिव का खेल ही यही है। यहाँ पे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होने के बावजूद भी यहाँ पे जो ट्रेट शो होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो टॉल हाइट वाला होगा, ना कि शॉर्ट हाइट वाला। क्यों? क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मीन्स क्या होता है, जो हावी हो जाता है ना, हावी होना ही तो होता है डोमिनेंट। तो हम कहते हैं, कभी किसी से क्लास में भी हम कहते हैं या कहीं बाहर कहते हैं कि ये तो बहुत डोमिनेंसी शो करता है, बहुत डोमिनेंट हो जाता है, तो वही तो है, वो क्या होता है, हावी हो जाता है। तो कैपिटल टी जो टॉलनेस है वो हावी हो जाती है शॉर्टनेस पे, तो शॉर्ट वाला जो है अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है, टॉल वाला अपना कैरेक्टर शो करता है। तो ये जो हमने पढ़े थे ना यहाँ पे, अब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएंगे डोमिनेंट और रेसेसिव। देखिए अगर स्टेम की हाइट आप टॉल और शॉर्ट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो हमेशा अगर टॉल और शॉर्ट दोनों कैरेक्टर होंगे तो टॉल खुद को शो करेगा, ठीक है। और अगर वॉयलेट और वाइट होंगे तो वॉयलेट डोमिनेंट होता है। अगर आप दो ट्रेड की बात कर रहे हैं कलर के बेसिस पे, तो वॉयलेट यहाँ पे डोमिनेंट होगा, वो व्हाइट कलर को छुपा देगा। तो ऐसे ही
येलो ग्रीन को छुपा देगा, राउंड रिंकल को छुपा देगा, ग्रीन येलो को छुपा देगा, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड को छुपा देगा, एक्सियल टर्मिनल को छुपा देगा। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो कि अपने साथ जो दूसरा कैरेक्टर है उसे हावी नहीं होने देते हैं, उसे शो नहीं होने देते हैं, उसे हम बोल देते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, जो कि दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। और रेसेसिव वो कैरेक्टर जो खुद को शो नहीं कर पाएगा। तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हाइट, यहाँ पे क्या हो गई, ड्वार्फ हाइट क्या हो गई, रेसेसिव हो गई। ठीक है, और टॉलनेस क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। ओके, टॉलनेस इज डोमिनेंट एंड शॉर्टनेस और डॉर्फनेस इज रेसेसिव ट्रेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर ऐसे ही आता है हमारा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, आपको दो टर्म यहाँ पे को मिलेंगे, होमोजाइगस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजाइगस। अब इससे ना आपके क्वेश्चन भी बनते हैं कि दो ऐसे कुछ आ जाएगा, दो होमोजाइगस हाइट वाले, दो हेट्रोजाइगस हाइट वाले, या एक हेट्रोजाइगस हाइट एक होमोजाइगस हाइट, आपको ये टर्म मिलेगा। अब देखिए मैं आपको एक ही एग्जांपल लेके समझाती हूँ ताकि आप में कंफ्यूजन ना हो। तो मैं सिर्फ यही एग्जांपल ले रही हूँ, हाइट का ही एग्जांपल। उन 7 ट्रेड्स में से मैं सिर्फ एक ट्रेड को कैरी कर रही हूँ अभी, और वो ट्रेड क्या है, हमारा हाइट है। तो देखिए इन कैरेक्टर्स को लेके पढ़ना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस यानी कि होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग। ये हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। अगर आप बात करते हैं पी प्लांट की, पी प्लांट विथ टी, कैपिटल टी, अगर इसके साथ होगा और स्मॉल टी के साथ होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस मीन्स सेम, दोनों के दोनों जो ट्रेट होंगे, दोनों के दोनों जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसे हम क्या कह देंगे, होमोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, हेट्रोजाइगस क्या होगा फिर, हेट्रोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन जबकि दोनों सेम नहीं है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जहाँ पे एक टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, एक डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या हो जाएगा, हेट्रो। अलग अलग है ना, कैपिटल टी किसके लिए होता है, टॉलनेस के लिए, और स्मॉल टी किसके लिए होता है, डॉर्फनेस के लिए। तो ये हेट्रोजाइगस ट्रेट हो गया। ऐसे ही फ्लावर कलर में भी आ सकता है, WW एंड WW, कैपिटल W स्मॉल w। तो व्हाइट और येलो के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं YY। तो ये अलग अलग ट्रेट आपको मिलेंगे। तो अभी आपको सिर्फ हाइट के लिए समझना है, बाकी चीजें हम तब समझ जाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो हम इजीली यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ टर्म हो गए। जैसे कि हमने कौन कौन सा पढ़ लिया अभी तक, हमने जीन पढ़ लिया, हमने एलील्स की बात कर ली, हमने डोमिनेंट और रेसेसिव की बात कर ली, जो कि हावी हो जाता है, दूसरे के कैरेक्टर को छुपा देगा, दूसरे के कैरेक्टर को नहीं शो होने देता है, एक्सप्रेस नहीं करने देता है, वो डोमिनेंट। और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, खुद दब जाता है, उसे रेसेसिव हम बोल देते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में हमने बोला कि जो सेम एलील हैं, जो सेम जीन होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसे तो हमने क्या कह दिया, होमोजाइगस। और जो अलग अलग टाइप के हैं उन्हें हमने क्या कह दिया, हेट्रोजाइगस। ठीक है, फिर इसी में एक टर्म और आता है, वो होता है क्या, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, हम दो टर्म पढ़ते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है ना, फिनोटाइप होता है जब आप फिजिकल कैरेक्टर्स को देख के, जब आप फिजिकल कैरेक्टर देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कि टॉल है, टॉल क्या हो गया, फिनो, पी मीन्स फिजिकल, बाहर से जो आपको दिखता है वो फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं। दूसरा जीनोटिपिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो डिटरमाइन होते हैं किसमें, ट्रेट की, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें इक्विपमेंट चाहिए होता है हमें जीन को देखने के लिए। ठीक है, इसमें तो जीन को देखने के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपने आंखों से देखा कि वो टॉल है, आपने आंखों से देखा कि शॉर्ट है, तो फिजिकल कैरेक्टर फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने सिंपल टॉल बोला तो यहाँ क्या बोलेंगे, टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कुछ इस तरीके से आप बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जीनोटाइप, जहाँ पे जीन की आप बात करेंगे, इंटरनल कैरेक्टर की जहाँ पे बात करेंगे वो जीनोटाइप, जहाँ पे आप फिजिकल कैरेक्टर, आउटर कैरेक्टर की जहाँ पे आप बात करेंगे उसे क्या कह देते हैं, फिनोटाइप बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। और जो फिनोटाइप हो सकता है, जरूरी नहीं कि फिनोटाइप और जो जीनोटाइप है वो सिमिलर हों, अलग अलग भी हो सकते हैं ना। तो ये हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गए। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको F1
और F2 जनरेशन देखने को मिलेगा, F2 एंड F2 जनरेशन की बात आपको मिलेगी। तो F1 जनरेशन मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन और F2 जनरेशन मीन्स होता है सेकंड जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन की इसमें बात होगी, इसमें तो बहुत ज़्यादा टफ कुछ है नहीं, F1 और F2 जनरेशन, ठीक है। तो जीनोटाइप समझ में आ गया ना। जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल रेफर टू द सम टोटल ऑफ जीन इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर एक्सप्रेस्ड और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोटाइप का मतलब हो जाएगा कि जितने भी जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, जितने भी जीन्स इंफॉर्मेशन लेके गए हैं, भले वो खुद को शो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो जीनोटाइप हो गया, ठीक है। फिनोटाइप हो गया इंडिविजुअल जो कि एक्सप्रेस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशंस या वो एक्सप्रेशन जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो क्या हो गए, फिनोटाइप हो गया, ठीक है। जैसे टॉलनेस हम देख पा रहे हैं लेकिन शॉर्टनेस अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हो सकता है शॉर्टनेस का जीन कुछ इस तरीके से उसके पास हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में हो, लेकिन वो स्मॉल टी खुद को शो नहीं कर पाया, ठीक है। फिर एक और टर्म आता है, उसे हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन द हैप्लॉइड डोज ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज अ जीनोम। तो एक कंप्लीट सेट जो होता है, ठीक है, जीन का एक कंप्लीट सेट, तो इसमें क्या लिख देंगे, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, जो कि इनहेरिटेड होता है हैप्लॉइड फॉर्म में, एक पेरेंट से आएगा तभी तो हैप्लॉइड होगा ना, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कह देंगे, जीनोम कह देते हैं। फिर आता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल का मीनिंग होता है ऑल द जीनोटाइप्स, यहाँ पे जीनोटाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल द जीनोटाइप्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन एन इनब्रीडिंग पॉपुलेशन मेकअप जीन पूल। तो यहाँ पे को हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो पूरे पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, जो जीनोटाइप है किसी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में, उसे हम क्या बोल देंगे, जीन पूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, ये वोकेबरी आपको समझ में आई होगी। मेंडल के जो लॉज थे उनको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाता है ताकि हम इजीली समझ पाएँ आगे की चीज़ों को या इजीली समझ पाएँ अगले टॉपिक्स को। तो अब हमारा एक छोटा सा एक और चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि मेंडल की एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या थी, मेंडल ने कौन सा मेथड यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। देखो मेंडल जब क्रॉस करवा रहे थे या मेंडल जब इन ट्रेड्स के बारे में पढ़ रहे थे, किसमें, पी प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो एक कैरेक्टर था एक टाइम पे, मतलब कि उन्होंने किया, मेंडल ऑब्जर्व वन कैरेक्टर एट अ टाइम, तो एक टाइम पे एक कैरेक्टर मेंडल ने ऑब्जर्व किया। जैसे कि जब उन्होंने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट की स्टडी करी तो उन्हें सिर्फ एक ही कैरेक्टर वहाँ पे दिखा, सिर्फ हाइट की ही वहाँ पे बात हुई, या टॉल की बात हुई या शॉर्ट की बात हुई, ठीक है। दूसरा, अभी जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, उन्होंने हाइब्रिडाइज कराया, ही हाइब्रिडाइज प्लांट विद अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रेट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने कराया तो जो सीड प्रोड्यूस हुआ, उसमें जो सीड मिला वो फर्स्ट वन जनरेशन उन्होंने कहा कि वो पहली जनरेशन है। उसके बाद उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया FN जनरेशन को, मतलब कि जैसे ये पी प्लांट था, इसने अपनी प्रोजेनी दी, फर्स्ट जनरेशन इसने दिया, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी ऑफस्प्रिंग इसको मिले उनके साथ मेंडल ने इनको दोबारा क्रॉस करा दिया, तो उसे सेल्फ क्रॉस बोल दिया, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन उनको कह दिया। अब देखिए मेंडल की ऑब्जर्वेशन, मेंडल्स ऑब्जर्वेशन ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे क्या ऑब्जर्वेशन मेंडल को मिला जब मेंडल ने ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया, तो FN जनरेशन में मेंडल ने देखा कि जितने भी पी प्लांट है ना वो सभी के सभी टॉल है, ठीक है। मतलब जब उन्होंने पी प्लांट को क्रॉस करवाया, पी क्रॉस करवाया मतलब कि एक स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस होता है। अब देखिए, चलिए पहले हम क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस, और FN जनरेशन और F2 जनरेशन, F3 जनरेशन हमने पढ़ लिया। FN जनरेशन पहली जनरेशन, F2 मतलब कि एक के साथ क्रॉस कराएं, ये मेल पेरेंट है ये फीमेल पेरेंट है, क्रॉस कराया, उनकी जो प्रोजेनी हुई वो F1 जनरेशन, फिर इनकी जो प्रोजेनी होगी वो F2 जनरेशन। तो आया ना समझ में FN और F2 जनरेशन। तो चलिए इसी बेसिस पे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़ते हैं। तो बैक क्रॉस क्या होता है ना, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस ऑफ FN प्रोजेनी। FN प्रोजेनी का क्रॉस होता है किसके साथ, बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट, मतलब कि FN, मान लो ये टॉल क्या क्रॉस हमने कराया था, टॉल और शॉर्ट दो पेरेंट थे, इनके बीच में हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया या इनके बीच में क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिला,
टॉल पेरेंट, टॉल FN जनरेशन, उनके जो बच्चे मिले वो टॉल मिले, ठीक है। तो बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें कि इस FN जनरेशन का क्रॉस किसी एक पेरेंट के साथ करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैक क्रॉस। तो आई होप समझ में आ गया। वापस से क्रॉस करवा देना, किसका, प्रोजेनी का, अपने पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देना, उसे हमने क्या कह दिया, बैक क्रॉस कह दिया। जबकि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस टू द रेसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, मतलब कि शॉर्ट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देंगे तो उसे क्या कह देंगे, टेस्ट क्रॉस कह देंगे। क्रॉस मतलब मेल और फीमेल को फ्यूज करवाना, बस ये होता है, ठीक है। तो अब इसी का ऑब्जर्वेशन जो उनको मिला था, ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिले थे, तो FN जनरेशन में मेंडल ने देखा कि जितने भी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो मिली थी, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा, अगर आप टॉलनेस की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिले थे। और उन्होंने ऑब्जर्व किया, he also observed other pair of trait and found the FN generation always resemble either one of its parent and the trait of other parent were not found। तो जब उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स के साथ, सिर्फ टॉलनेस के साथ ही नहीं, उन्होंने कलर के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, जितने भी 7 ट्रेट लिए थे, पॉट कलर के बेसिस पे, शीट शेप के बेसिस पे, शीट कलर के बेसिस पे, जब सबके बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि FN जनरेशन में एक ही कैरेक्टर आ रहा है और वो एक कैरेक्टर उन दोनों में से एक ही पेरेंट का है, ठीक है। तो तीसरा उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि ये तो FN जनरेशन की बात थी, फिर जब इन FN जनरेशन वालों को आपस में क्रॉस कराया, मतलब कि जरूरी नहीं एक ही तो नहीं बनेगा ना, टॉल टॉल टॉल, सभी टॉल अगर उनको मिल रहे थे तो उन्होंने एक टॉल का दूसरे टॉल के साथ क्रॉस करा दिया। तो उन्होंने देखा F2 जनरेशन में कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट उन्हें मिले। F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था, कुछ ऐसे थे जो कि टॉल मिले और कुछ ऐसे थे जो ड्वार्फ भी मिल रहे थे। तो मेंडल कंफ्यूज हो गए इसमें, मेंडल को बड़ा शॉक लगा कि ऐसा कैसे, फर्स्ट जनरेशन में तो सभी के सभी टॉल मिल रहे हैं और सेकंड जनरेशन में टॉल भी मिल रहे हैं और ड्वार्फ भी मिल रहे हैं, मीन्स की बड़ी हाइट वाले भी मिल रहे हैं, छोटी हाइट भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है टॉल और शॉर्ट का, जबकि मेंडल ने 7 के 7 ट्रेट पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। 7 के 7 ट्रेट मतलब स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, शीट शेप, शीट कलर, उनको सब में सेम रिजल्ट मिला, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में तो एक ही कैरेक्टर उनको मिलता था और जब वो फर्स्ट जनरेशन का दोबारा से क्रॉस कराते थे तो उन्हें 2-2 कैरेक्टर वहां पे देखने को मिलते थे। जैसे कि उन्होंने जब किस में कराया, ग्रीन और येलो पॉट कलर में क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में उनको सिर्फ ग्रीन मिला, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन में मिले हुए ग्रीन का उन्होंने दोबारा से क्रॉस कराया तो उनको नेक्स्ट जनरेशन में ग्रीन भी मिले और येलो, कुछ फ्लावर ऐसे थे जो ग्रीन मिले, कुछ फ्लावर ऐसे थे जो उन्हें येलो मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आके मेंडल ने देखा कि F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर शो हो रहे हैं जो समहाउ किसी वजह से F1 जनरेशन में खुद को शो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे डोमिनेंसी उनमें आ जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ चीजें ऐसी थी, उनके जीन भले ही बाहर से हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, तो उनके जीन में कुछ ऐसा था। नॉर्मली टॉल के लिए हम कैपिटल T और शॉर्ट के लिए स्मॉल टी पढ़ते हैं ना, क्रॉस भी इसी का कराया होगा। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल T और स्मॉल टी आ गया, जो कि दिखाया तो उसने टॉल, दिखा तो टॉल, लेकिन अंदर तो उसका स्मॉल टी भी है ना। तो वही मेंडल ने कहा कि कुछ ना कुछ तो था जो फर्स्ट जनरेशन में उसकी बॉडी के अंदर तो था, लेकिन वो खुद को शो नहीं कर पाया। लेकिन जब सेकंड जनरेशन में हमने कुछ इस तरीके से क्रॉस करवाया तो वो कैपिटल T वाला भी आया और स्मॉल टी वाला भी आया, टॉल भी आए और शॉर्ट भी आए, ठीक है। अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। मतलब इसी कुछ को मेंडल ने फैक्टर कहा और जिसको आज हम किस नेम से जानते हैं, जीन्स के नेम से जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे टॉल और ड्वार्फ के, डिड नॉट शो एनी मिक्सिंग, मतलब कि ये जो कैरेक्टर थे ना, एक कैरेक्टर कभी भी दूसरे कैरेक्टर पे हावी नहीं हुआ। एक कैरेक्टर मीन्स टॉल और शॉर्ट एक कैरेक्टर है ना, कौन सा कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया कलर। जब मेंडल ने ये तो सिंपल एक लेके किया, मेंडल ने कहा कि मैं 2 कैरेक्टर साथ लेके काम करता हूं। जब मेंडल ने हाइट और कलर 2 कैरेक्टर लेके काम किया तो उन्होंने देखा कि हाइट वाला कभी भी कलर पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कलर वाला कभी भी हाइट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। हाइट वाला जो जीन है वो अपना काम कर रहा है, भले वो टॉल हो, ड्वार्फ हो, कलर वाला अपना काम कर रहा है, भले वो ग्रीन हो या येलो, ठीक है। ऐसे उन्होंने कहा कि मैं एक और ले लेता हूँ, हाइट, कलर और शेप के बेसिस पे ले लेता हूँ। तो उन्होंने देखा कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो दूसरे कैरेक्टर के इफेक्ट को रोक रहा है या दूसरे के काम में मतलब कि दूसरे के काम को बिगाड़ रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं देखा,
ठीक है। तो सिमिलर रिजल्ट जब भी उन्होंने अदर ट्रेड्स के साथ ये स्टडी करी तो उनको हमेशा हर बार सिमिलर रिजल्ट ही मिले थे, ठीक है। हर बार उन्हें सेम रिजल्ट मिला, भले उन्होंने किसी भी कैरेक्टर के साथ उन्होंने कराया हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बताती हूँ मैं कैसे किया था। तो मेंडल ऑल्सो फाउंड आइडेंटिकल रिजल्ट इन डाईहाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड मीन्स एक कैरेक्टर को लेना, डाईहाइब्रिड मीन्स दो कैरेक्टर को। तो उन्होंने मोनो हाइब्रिड करा हो, डाईहाइब्रिड करा हो, ट्राई हाइब्रिड करा हो, सब में उन्हें सिमिलर रिजल्ट मिला था, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, फिर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को भी अच्छे से पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया था ना, उन्होंने कहा था कि चलो मैं हाइट के बेसिस पे बात करता हूँ। तो हाइट के बेसिस पे जब हमने बात करी तो उन्होंने एक कैपिटल टी और दूसरा उन्होंने ले लिया स्मॉल टी। उन्होंने एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ का क्या कर दिया, ड्वार्फ के बीच में उन्होंने क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने ड्वार्फ के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया, जब इन दोनों पेरेंट, ये मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट या ये मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट किसी को भी ले, जब इसमें उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्हें जो रिजल्ट मिला ना, उन्होंने देखा कि एक कैपिटल टी ये फ्यूज होंगे, गैमेट आएंगे, गैमेट फ्यूज होंगे इनके साथ। तो उन्होंने देखा कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना रहा है, ठीक है। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अभी हम सिर्फ दो ही दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि प्रोजेनी सिर्फ दो ही हो, दो से ज्यादा भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा, अब यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब कि ये कैपिटल टी हावी हो जाएगा इस पे तो टॉल ही होगा, और ये भी इस पे हावी हो जाएगा तो टॉल ही होगा। तो ये कौन सी जनरेशन थी उनकी, फर्स्ट जनरेशन थी, जो हम यहाँ पे को पढ़ रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इनको फिर से क्रॉस करा दूं। तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी मतलब फर्स्ट जनरेशन में उन्हें सबके सब टॉल मिले, तो इन्हीं टॉल का उन्होंने दोबारा से क्या कर दिया, क्रॉस करवा दिया। जब इन्हीं टॉल का उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्हें कुछ अलग रिजल्ट मिला। उन्हें क्या मिला, कैपिटल टी, उन्हें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, उन्हें ये कैरेक्टर, ये चार कैरेक्टर उन्हें देखने को मिले। देखिए कैसे मिले ये चार कैरेक्टर उन्हें, फर्स्ट जनरेशन में तो उन्हें यही मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। अगर यहाँ पे भी आप चार दिखाना चाहते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको यही ट्रेट आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये F2 जनरेशन में जब आए तो F2 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट में पेरेंट टॉल और शॉर्ट दोनों थे, और लेकिन जो प्रोजेनी ने शो किया, फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी ने शो किया वो सिर्फ टॉल शो किए। फिर मेंडल ने कहा कि क्यों ना मैं इन दोनों टॉल को आपस में क्रॉस करा दूं। तो जब दो टॉल का क्रॉस कराया जो बाहर देखने के हिसाब से, तो उनके बॉडी में तो कुछ और रहा था। तो ये क्या हो गया, उसने क्या शो किया, एक तो पूरा प्योर टॉल शो किया, ये दूसरा ये क्या हो गया, प्योर टॉल को क्या बोल देंगे फिर, होमोजाइगस टॉल, क्योंकि एक कैपिटल टी दूसरा भी कैपिटल टी। ये क्या हो गया, ये भी था तो टॉल लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल, और ये ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। तो उन्होंने तीन चीज़ें यहाँ पे को देखी, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में पास तो हो रहे हैं लेकिन वो शो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आके, या हो सकता है सेकंड में शो नहीं होंगे तो थर्ड में कहीं ना कहीं आके वो खुद को शो करते हैं। ये कहा उन्होंने फैक्टर की वजह से होता है, और मेंडल के इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। तो उसके बाद ये इसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स किसी एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करना, नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया, जो कि मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट था देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो मेंडल को सेकंड जनरेशन में क्या मिले, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो इनका रेशियो भी फिर हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो अच्छे से जब हम पढ़ेंगे इसको, फिर पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, पुनेट स्क्वायर नाम से वो आया, एक स्क्वायर बनाते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। फिर उसमें उसका हम जीनोटाइप रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, दोनों रेशियो की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे दो टॉल हमें मिले ना। उसके बाद मेंडल इन्फेरेंस। तो कौन कौन से ऐसे मेंडल ने जो रिजल्ट, जो मेंडल के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको मेंडल ने उनसे क्या क्या जाना, या मेंडल को क्या क्या पता चला, अब हम इसकी बात करते हैं। तो मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं गैमेट्स के थ्रू। जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं। नाउअडेज दीज फैक्टर आर नोन एज जीन्स, ठीक है, उन्हें जीन्स कह दिया। जीन्स आर हैंस द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसीलिए जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं जीन्स में होती है,
ठीक है। तो जीन्स जो कि एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें एलील्स कहा जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जीन है वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं कि वो सिंगल प्रेजेंट होगा। तो मेंडल ने कहा कि हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, एक डोमिनेंट होगा और उसके बाद वन डोमिनेंस द अदर कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर और द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ। ऐसा जीन जो खुद को एक्सप्रेस करेगा उसे डोमिनेटिंग जीन या डोमिनेंट फैक्टर कह देंगे, और ऐसा जो रिमेन हिडन रहेगा, खुद को शो नहीं कर पाएगा, उसे हम रेसेसिव ट्रेट या रेसेसिव फैक्टर उसे हम बोल देंगे, या रेसेसिव जीन उसे हम कह देंगे। ठीक है। तो और दूसरा, एलील्स को हम सिमिलर केस में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कह सकते हैं। अगर वो कुछ इस तरीके से है, टी दोनों सेम है, एक स्मॉल नहीं होना चाहिए, दोनों कैपिटल हैं तो ये होमोजाइगस, और दोनों स्मॉल है तब भी वो होमोजाइगस, और एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो इसे हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगस बोल देंगे। ठीक है। तो ये मेंडल ने बताया। और साथ ही साथ जो ट्रू ब्रीडिंग होगी टॉल और डॉर्फ पी वेराइटी के बीच में, जिनमें इनमें जो एलिलिक पेयर होंगे जीन के हाइट के लिए, ये आइडेंटिकल हो सकते हैं या होमोजाइगस हो सकते हैं। ठीक है। इन अ ट्रू ब्रीडिंग, अगर ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि अगर आप दोनों टॉल को करा रहे हैं या दोनों ड्वार्फ का क्रॉस अगर आप करा रहे हैं तो क्या होगा, दोनों टॉल का कराएंगे तो हमेशा टॉल ही मिलेगा और ये हमेशा शॉर्ट ही मिलेगा, तो प्योर फॉर्म में ये हमें मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर कॉल्ड जीनोटाइप, इसे हम अगर जीनोटाइप कहते हैं किसी प्लांट का, तो वाइल द टर्म टॉल एंड ड्वार्फ आर फिनोटाइप, जबकि इसको क्या बोल देंगे। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने टॉल कहा और आपने टी और टी कहा, आपने ड्वार्फ कहा, आपने टी और टी कहा, या टी और ठीक है, सॉरी आपने ये कह दिया या यहाँ पे को टी और टी। अब देखिए, जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, जहाँ पे आप सिर्फ बोल रहे हो कि ये टॉल है, तो ये तो फिनोटाइप हो गया, आपने उसका फिजिकल कैरेक्टर देखा। और जहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो वो उसके क्या हो गए, जीन हो गए। ठीक है। यहाँ पे हम जीन्स की बात कर रहे हैं, उसके इंटरनल फैक्टर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उसके फिजिकल जो ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं उसकी हमने बात करी। तो ये टॉल फिनोटाइप, और ये भी टॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, जीन के फॉर्म में, तो जीनोटाइप, जीन रिप्रेजेंट कर रहा है तो जीनोटाइप, और फिजिकल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिनोटाइप। ठीक है। जब भी टॉल और ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस होते हैं किसी भी गैमेट में, तो मियोसिस के थ्रू वो होता है। ठीक है। वो पेयर क्या हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। कब, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है, या गैमेट जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं, 50% चांस होते हैं गैमेट के, या तो आइदर या सेग्रीगेट होगा, रैंडम प्रोसेस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम पढ़ेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो दो एलील होते हैं एक पेरेंट के, उसमें से एक ही आएगा, मतलब कि मेल पेरेंट के पास भी ये होगा, फीमेल पेरेंट के पास अगर ये है तो इसमें से सिर्फ 50% ही आएगा, एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। ठीक है। तो ये आपको बताया गया। और जो हाइब्रिड्स होते हैं वो एलील कंटेन करते हैं, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उनके पास होते हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि इसको क्या बोल देंगे फिर, हेट्रोजाइगस बोल देंगे ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दो अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है। तो उसके बाद हम अपने ये, आई होप आपको इतना समझ में आ गया, हमने जो पढ़ा आज, हमने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था पी, उसके बारे में। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ठीक है। तो पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम, और ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। गार्डन पी होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, इसीलिए मेंडल ने इसको चूज किया था, और काफ़ी फायदे हैं इसके, क्योंकि सारे ट्रेड्स के हम स्टडी कम टाइम पे कर सकते थे, और अलग अलग कलर इसमें मेंडल ने देखा, अलग अलग टाइप का पॉट शेप देखा, तो उसके बेसिस पे मेंडल ने सोचा कि मैं इसमें ज़्यादा कैरेक्टर की स्टडी कर सकता हूँ। तो मेंडल ने स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, पोजिशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर लेके बात करी, और डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट की बात करी। हमने कहा कि इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, या इससे पहले कि हम टॉपिक्स की स्टडी करें, हम जेनेटिक वोकेबलरी पढ़ लेते हैं। जैसे जीन की बात करी हमने, एलील्स की बात करी, डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट की हमने बात करी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बात करी, फिनोटाइप जीनोटाइप, और जीनोम की बात करी, जीन पूल की हमने बात करी। तो ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली थी। और उसके बाद हमने कहा कि मेंडल का प्रोसीजर क्या था। तो मेंडल ने पहले मोनो एक कैरेक्टर को लेके किया, फिर दो कैरेक्टर को लेके किया। मेंडल ने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक कैरेक्टर को लेके वो टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में तो क्या था, सिर्फ एक कैरेक्टर शो हुआ जो कि टॉलनेस था, अगर हम हाइट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, मतलब कि टॉल
खुद को एक्सप्रेस कर गया, शॉर्ट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो वो रेसेसिव हो गया। लेकिन जब उस फर्स्ट जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग मिले थे, यानी कि टॉल जो ऑफस्प्रिंग मिले थे, उनका जब उन्होंने दोबारा से क्रॉस कराया आपस में ही उनके, तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में टॉल और डॉफ दोनों ही मिले। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पेरेंट्स से कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि जनरेशन में आते हैं, इवन फर्स्ट जनरेशन में भी वो कैरेक्टर होते हैं लेकिन खुद को शो नहीं कर पाते हैं। जब नेक्स्ट जनरेशन में हम उनका क्रॉस कराते हैं तो वो उसके अगले F2 जनरेशन में वो उभर के आते हैं वो कैरेक्टर। इसका मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, कहीं पे वो खुद को शो कर लेते हैं, कहीं पे वो खुद को शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा और वहां से क्या क्या कंक्लूजन मैंडल ने निकाला, क्या क्या चीजें मैंडल ने बताई, वो हमने पढ़ी। तो हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वहां पे हम पढ़ेंगे पुनेट स्क्वायर के बारे में, और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम वन जीन इनहेरिटेंस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम बात करें, फर्स्ट लॉ जो मैंडल ने दिया था, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम बात करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट थर्ड लॉ की हम बात करेंगे, जहाँ पे डाई हाइब्रिड की भी क्रॉस बात करेंगे। इसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे।